दादी ने 20 साल छोटी बच्ची के साथ मेरी शादी करवा दी। वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। दादी कहने लगी, मुझे जल्द पोता चाहिए। मैंने कहा, दादी जान, वो मुझसे 20 साल छोटी है, मेरी बेटी लगती है। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो इस गोल मटोल सी खूबसूरत बच्ची को देखकर मेरा दिल मचलने लगा। अगले ही लम्हे वो रोती चीखती रही। इससे सारे हक वसूल कर चुका था, लेकिन सुबह देखा तो इसके नन्हे वजूद से लाल। दादी की बात सुनकर मैं तो गोया सकते में आ गया था। मैंने कहा, दादी ये आप क्या कह रही हैं? आपको पोते पोतियाँ चाहिए, वो भी इस बच्ची से। दादी देखें, आप पहले ही एक 20 साल छोटी लड़की के साथ मेरी शादी कर चुकी हैं। देखिए, मैं बिल्कुल भी इसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक कायम नहीं कर सकता। मैंने दादी को समझाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन दादी कहने लगी, मुझे बस अपने मरने से पहले अपने पोते पोतियों को देखना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो खबरदार मेरे जनाजे में शामिल हुए। अब जाओ कमरे में, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे समझ आ चुकी थी कि दादी को कुछ भी समझाना फजूल है, क्योंकि वो मेरी बात सुनने वाली नहीं है। मैं गहरी सांस लेता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही वो बच्ची पेड़ के दरमियान दुल्हन बने बैठी हुई थी। इस वक्त अगर मैं इसके पास जाता भी तो वो मेरी बेटी ही लगनी थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगनी थी। लेकिन वो जिस तरह बेड पर बैठी हुई थी, निगाहें झुकाए मैं इसके खूबसूरत से गोल मटोल चेहरे को देख रहा था। वो छोटी सी थी, लेकिन इसके बावजूद भी सीधा मेरे दिल में उतर रही थी। जन्नत थोड़ी देर पहले तक ये सोच रहा था कि मुझे दादी की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो छोटी बच्ची है। मुझे इसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक कायम नहीं करना चाहिए। अब मेरे दिमाग से वह सब कुछ निकल चुका था। मेरे अंदर अजीब से जज्बात पैदा हो रहे थे। इसकी कुर्बत को दिल मचलने लग गया था। मैं अपने दिल को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि सामने बैठी एक बच्ची है, लेकिन न जाने क्यों बार बार दिल अपना हक वसूल करने की जिद कर रहा था। आखिर मैं खुद पर जब्त होता उसके सामने जाकर बैठ गया। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा। उसने अपनी कपकपाती पलकें उठाकर मेरे चेहरे की तरफ देखा। इसके चेहरे पर खौफ था। वो मुझसे दूर होने की कोशिश कर रही थी। मैं जैसे ही इसके सामने जाकर बैठा था, वो खुद में सिमट गई, बैठ गई थी। कहने लगी, देखिए अंकल, मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी थी। उसने जैसे ही मुझे अंकल कहा, मेरे तो तन बदन में आग लग। मैंने गुस्से में कहा, देखो, मुझे अंकल कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इतनी भी तुम छोटी बच्ची नहीं हो कि मुझे अंकल बोलो। मैं कहने लगी, मुझे आप मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं, इस वजह से मैं आपको अंकल नहीं बोलूँ तो और क्या बोलूँ। मैंने कहा, हाँ, मेरा नाम वाजियान है तो मुझे गाजियान भी कह सकती हो। मेरा ये कहना था कि वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, देखिए, मैंने दादी जान के कहने पर आपसे शादी कर ली है, लेकिन मैं कभी भी आपके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। ये सिर्फ एक कागजी रिश्ता होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा, देखो, तुम एक छोटी सी बच्ची हो। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बातें करोगी, लेकिन इन्हें पोता पोतियाँ चाहिए। मैंने आज तक दादी की कोई बात शायद नहीं की, और ये भी मैं रद्द नहीं कर सकता। मेरा ये कहना था कि इसकी आंखों में अजीब सा खौफ नमदोर हुआ। वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, आप पागल हो गए हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं आपसे कितनी छोटी हूँ और आप पोते पोतियों की बात कर रही हैं। ये कहकर वो एकदम से बेड से उठने लगी। मैंने उसको बेड की तरफ धक्का दिया और इसके करीब हुआ। एक लम्हे में मैंने गुस्से में इसका दुपट्टा इसके वजूद से, वरना ये ना हो कि मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़े। वो खुद ख्वार आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे बहुत ज्यादा छोटी हूँ और ये मेरे साथ जुल्म है। पहले ही मैंने दादी को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वो गुस्से में मुझे बोल रही थी और मैं हैरत से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। अगले ही लम्हे मैंने उसे अपने करीब कर लिया और कहा, आज की रात तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। पहले तो मैंने सोच लिया था कि बच्ची हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा तेज और चालाक लग रही हो। मतलब तुम्हें हर चीज के बारे में मालूम है, तो भला अपने हाथ से पीछे कैसे हट सकता हूँ? मुझे तो मेरा हक चाहिए। ये कहकर मैंने उसके बाजू से पकड़ के अपने बाजू के हसार में ले चुका था। वो रोने लगी थी। कहने लगी, देखिए अंकल, मैं बिल्कुल भी आपके साथ किसी किस्म का ताल्लुक कायम ही नहीं करना चाहती। मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भला मैं कहाँ दूर होने वाला था। अगले हेलम में इस पर झुका, इसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। इसने मुझे खुद से दूर किया। मुझे नहीं मालूम था कि ये सरासर मैं उस पर जुल्म कर रहा हूँ। इसके करीब जाकर वो रौनक चीखने लग गई थी। पूरे कमरे में इसकी चीखें गूंज रही थी। वो गुस्से में मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, और इसकी हालत देखकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। लेकिन सुबह तो मेरे होश ही उड़ चुके थे जब मैंने देखा कि वो अजीब सी हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। और इसके वजूद से मैं पिछले कुछ दिनों से गाँव से वापस शहर था। मैंने देखा तो हमारे घर में एक लड़की मौजूद थी। मैं बार बार इस लड़की की तरफ देख रहा था। लड़की भी नहीं, वो कोई छोटी बच्ची लग रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये कौन है। मैंने अभी दादी से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। आज जब मैं फ्री हुआ तो आधी रात का जब मैं किचन में दाखिल हुआ तो सामने ही वो लड़की किचन में खड़ी हुई थी। मैं इसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, बात सुनो, तुम कौन हो? मेरा ये कहना था कि इसने डरते हुए मेरे तरफ देखा। इसके हाथ से कप फर्श पर गिरकर टूट चुका था। वो जल्दी से फर्श से कप उठाने लगी तो इसके हाथ में कांप का कंच लग गया था। इसके हाथ से खून बहने लग गया था। मैंने कहा, क्या हो गया? इतना घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक तो है ना? इसने इस बात में सर हिला दिया
और अपने चेहरे से पसीना साफ करने लग गई थी। इसकी आंखों में वाज़ेह तौर पर नमी महसूस कर सकता था। मैंने कहा, तुम कौन हो? वो कहने लगी, वो अंकल, मैं दादी, मुझे गांव से लेकर आई हैं। इसने बड़े ज़ब्त से मुझे जवाब दिया था। मैं इस बात में सर हिलाता हुआ अपने कमरे में आ चुका था, लेकिन जब से मैं कमरे में आया था बार बार इसका हसीन से सरापा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। अगले ही लम्हे मैंने अपनी सोचों को चटक दिया और खुद को ही लानत मुलामत करने लगा और कहने लगा, छोटी बच्ची है, तुम मेरी छोटी बच्ची के बारे में क्या सोच रही हो? अभी मैं कमरे में बैठा हुआ था जब तक हुई और दादी जान कमरे में दाखिल हुई और मैं दादी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, गाजियान, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने दादी जान की तरफ देखा और कहा, जी दादी जान, बोले, आपको मुझसे क्या बात कहनी है? मेरा ये कहना था कि दादी जान मेरे सामने बैठ गई और कहने लगी, देखो गाजियान बेटा, तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और तुम अभी तक शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। तुम पिछले कुछ दिनों से घर में एक बच्ची को देख रहे हो कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करवाना चाहती हूँ। दादी का ये कहना था कि मैं हैरत से दादी की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, दादी जान, ये आप क्या कह रही हो? वो चाहे भला मैं कैसे इसके साथ शादी कर सकता हूँ? दादी जान कहने लगी, देखो, तुम ना तो अपनी उम्र की लड़के के साथ शादी करना चाहते हो, ना ही किसी और लड़की के साथ। वो गाँव से आई हुई बच्ची है, यतीम है, इस वजह से तुम इसके साथ शादी कर लो। मैंने दादी की तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं लात, वो बहुत छोटी है, मैं इस पर शादी करके इसके साथ जुल्म नहीं करना चाहता। मैं दादी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादी मेरे साथ जिद लगाकर बैठी हुई थी। कहने लगी, देखो, तुम इसके साथ शादी नहीं करोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखूंगी। दादी मुझे ब्लैकमेल करने लग गई थी। मैंने कहा, दादी जान, मेरी बात समझने की कोशिश करें, वो छोटी बच्ची है, मैं कैसे इसके साथ शादी कर सकता हूँ? वो तो इस काबिल भी नहीं कि शादी के बारे में समझे। उसे नहीं मालूम शादी क्या होती है, उसे तो लव शादी के बारे में कुछ भी इल्म नहीं होगा। दादी कहने लगी, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी, बस तुम शादी के लिए हामी तो भर दो। दादी की बात सुनकर मैं इसके सामने बेबस हो चुका था। मुझे मालूम था कि उन्होंने अब मेरी बात कोई नहीं सुननी। इस वजह से मैंने कहा, ठीक है दादी जान, जैसा आप कहें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं इसके साथ किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक कायम नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है। फिर हाल तो दादी ने मुझे कह दिया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटी बच्ची है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शादी करवाने के बाद दादी मुझसे ऐसी डिमांड भी करने लग जाएंगी। दादी के जाने के बाद बार बार इस बच्ची का हसीन सा सनापा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वो छोटी सी गोल मटोल सी लड़की न जाने क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। पहले तो दिमाग में इसके बारे में कोई भी ख्याल नहीं आ रहे थे, लेकिन अब बार बार वही मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो चुका और आखिर वो दिन भी आ गया जब वो बच्ची दुल्हन भरी मेरे पहलू में बैठी हुई थी और मैं बहुत ही संजीदगी से इसके पास बैठा हुआ था। मैं एक एक लोगों को देख रहा था जो बहुत अजीब तरह की बातें बना रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा इन बातों से फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन मेरी दादी को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं अभी इसी वक्त निकाह से इनकार कर दूंगी, तो मुझे इस बच्ची पर सरासर जुल्म लग रहा था, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सह रही थी, कोई भी बात नहीं कर रही थी। निकाह के बाद उसे दुल्हन के रूप में लाकर मेरे कमरे में बिठा दिया गया, लेकिन इससे पहले ही मुलाजमा ने मुझे बताया कि दादी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया है। मैं गहरी सांस लेता हुआ धीरे धीरे दादी के कमरे में आया। सबसे पहले मैंने दादी को सलाम किया और इनके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, दादी, आपने मुझे बुलाया? दादी जान ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, देखो गाजियान, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। देखो, तुमने पहले ही शादी बहुत ज़्यादा देर से की है। देखो, अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि मैं पोता पोतियों को देखे बगैर ही इस दुनिया से चली जाऊँ। मैंने हैरत से अपने दादी की तरफ देखा और कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? दादी कहने लगी, देखो, मुझे पोते पोतियाँ चाहिए, मैं कुछ भी नहीं जानती। जितनी जल्दी हो सके मुझे पोते पोते की खुशखबरी सुना दो। मैं तो बस होंगों की तरह दादी के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। वो ये मेरे सब कैसे बातें कर रही थी। मैंने कहा, दादी जान, देखें कि आपने किसके साथ मेरी शादी करवाई है। वो आपको इस काबिल लगती है कि वो बच्चा पैदा करेगी? मेरी बात सुनकर दादी मुझे कहने लगी, देखो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे बस पोता पोतियाँ चाहिए तो चाहिए। दादी की बात सुनकर मुझे हैरत हो रही थी। मैं जो सोच रहा था कि इस बच्चे के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक कायम नहीं करूंगा, लेकिन दादी की बातें सुनकर तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। मैंने कहा, दादी जान, देखें, जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है अपने दिमाग से निकाल दें। मैं बिल्कुल भी इस बच्ची के साथ कोई भी जिद लगाकर बैठ चुकी थी। इस दादी की काफ़ी देर बाद सुनने के बाद मैं कमरे में आ चुका था, लेकिन जैसे ही मैं इस कमरे में आया, इस बच्ची को देखा तो मेरे दिल को कुछ होने लग गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आ चुका था। पहले तो इसने मेरे साथ काफ़ी बहस की थी, लेकिन मैं इसके करीब हो चुका था। मैं इसके किसी किस्म की भी कोई भी फजूल बात नहीं सुनना चाहता था। वो रोती चीखती रही, लेकिन मैं उसे अपना हार वसूल कर चुका था। वो बार बार कह रही थी, मैं आपसे छोटी हूँ, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। ऐसे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं एक पल भी आपके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं अपना हर वसूल कर चुका था, ये सोचे समझे बगैर कि वो एक छोटी बच्ची हमें इसके साथ किस कदर गलत कर रहा हूँ। लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बेड पर पड़े इसके वजूद को देखे जा रहा था। वो जिस हाल में पड़ी हुई थी, मैं आंखें फाड़े इसकी तरफ देख रहा था।
वो बेहोश थी। मैं उसके हाथ में अपने हाथ में पकड़े देखे जा रहा था। अगले ही लम्हे मेरी नज़र बेडशीट पर पड़ी थी जो लाल हो चुकी थी। मैं आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। इसके गाल थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। वो इतनी छोटी भी बच्ची नहीं थी कि जितना बड़ा वो कदम उठा चुकी थी। इतनी छोटी भी बच्ची नहीं थी कि जितना बड़ा वो कदम उठा चुकी थी। ये सब कुछ क्या हो चुका था? मैं बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले लम्हे में सबके बाजू के हिसार में उठाए कमरे से बाहर लेके आया। सारे मुलाजिम मेरे एक तरफ देखे जा रहे थे। बिखरे से हालिया में लाकर मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया, इसके सर अपनी गोद में रख लिया था और तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बार बार कभी हॉर्न बजाता तो कभी इसके चेहरे की तरफ देखता। इसके गाल थपथपाता। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी अस्पताल के सामने डिगी थी। मैं उसे अपने बाजू में उठाया, अस्पताल में दाखिल हुआ था और उसे स्ट्रेचर पर डाला। इसके हाथ को अभी भी मैंने अपने हाथ की गिरफ्त में लिया हुआ था। मेरी आंखों में नमी उतरने लगी थी। इसकी सुर्ख सफेद रंगत बिल्कुल सद पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसके पूरे वजूद से खून निचोड़ लिया हो। मैं परेशानी के आलम में कॉरिडोर में बैठा हुआ था जब डॉक्टर बाहर आई। कहने लगी, देखें इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, इनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, देखें इन्हें कुछ होगा तो नहीं? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, देखें मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकती। वो जिस कंडीशन से गुजर रही है इतना आसान नहीं है, इनकी जान बचाना होगी। तरह तरह के डॉक्टर देखे जा रहे थे। डॉक्टर फ़ोन ख्वार नगाहों से मेरे चेहरे। मैंने कहा, जी वो मेरी वाइफ है। डॉक्टर कहने लगे, अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करोगे तो वो ऐसे ही कदम उठाएंगे ना? मैंने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखा था। कहने लगी, वो आपकी बेटी की उम्र की है। और आपने ये कहकर वो आगे से खामोश हो चुकी थी। और मैं डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला कि मेरे साथ फजूल बात कहने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम ध्यान से बचाएं। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देने के वो कहने लगी, देखे कि यही तो माँ बाप की गलती होती है कि अपनी कम उम्र बेटियों को इनके बाप की उम्र के आदमी के साथ बांध देती हैं। इसके बाद बेटियां ये कहकर वो औरत खामोश हो चुकी थी और मैं इस डॉक्टर को गुस्से में देखे जा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस डॉक्टर की जुबान ही खींच लूं। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर वहां से जा चुकी थी। मैं वहीं बेंच पे बैठ चुका था। इतने में दादी भी अस्पताल आ चुकी थी। परेशानी के आलम में मुझे कहने लगी, गाजियान बेटा, हाजरा को क्या हुआ है? दादी की बात सुनकर मैंने कहा, आपके पोता पोती वाली ख्वाहिश पूरी करने लगा था तो आपकी प्यारी लाडली हाजरा। ये कहकर मैं खामोश हो चुका था। मैं मुझे उन्हें क्या जवाब दे सकता था? दादी मेरे चेहरे की तरफ देखती हुई कहने लगी, क्या हुआ है उसे बताओ मुझे। वो गुस्से में बोली जा रही थी। मैंने कहा, बस कायद दादी, जो कुछ भी हुआ है मर्द नहीं की गई, जो कुछ भी हुआ है मर्द नहीं की गई, अभी जिंदा है। मैं मर जाएगी तो आपको भी खबर हो जाएगी। मुझे दादी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था क्योंकि इन सब का जिम्मेदार मैं दादी को समझ रहा था। ना वो मुझे धमकी देती, ना इसकी रानी चीखने के बावजूद मैं इसके करीब जाता, ना इतना बड़ा वो कदम उठाती। डॉक्टर बार बार कह रही थी कि इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, ये 24 घंटे इनके लिए बहुत अहम है। 24 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते। दादी बस यानी मांस पर बैठी मुसलसल इसके लिए दुआएं मांग रही थी। मैंने गुस्से में दादी की तरफ देखते हुए कहा कि इसकी जिंदगी की दुआएं मांगने के बजाय अपने पोता पोतियों के लिए दुआएं मांग लें, शायद इस तरह आपको पोते पोतियां मिल जाए। दादी गुस्से में मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। कहने लगी, फजूल बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ है, इसकी ज़िंदगी की दुआ करो। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम इसके साथ वहशत दरिंदों वाला सलूक करो। वो ऐसा कदम उठाए। मैंने कहा, दादी खुदा के लिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसे 5 घंटे के बाद होश आ चुका था। डॉक्टर कहने लगे, देखें अब इनकी कंडीशन पहले से काफ़ी बेहतर है, ध्यान रहे इसे किसी किस्म की टेंशन या डिप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वह जहनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वह जहनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, पहले ही वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैंने कहा, डॉक्टर की बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया। जब मैं कमरे से बाहर आया हुआ तो वो सामने ही नहीं बेहोश की हालत में थी। मैंने उसके साथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। इसके मखमली मुलायम हाथ को लिए मैं बैठा हुआ था। मेरी आंखों में नमी तैर रही थी। मैं इससे कांच की गुड़िया को देखे जा रहा था जो हाथ लगाने से ही मैली होती थी और एक रात में ही इसकी क्या हालत हो चुकी थी। मैंने इसका हाथ पकड़ा जैसे यूं होशी में उससे एकदम से अपना हाथ मेरे हाथ से खींच लिया और कहने लगी, खबरदार बुढ़े आदमी, मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। वो गुस्से में बोल रही थी और मैं इसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। मैंने कहा, हाजरा ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मुझसे मैं चिल्लाती हुई कहने लगी, नहीं हो तुम मेरे शौहर, नाम मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी, मुझे अभी के अभी तलाक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरे करीब आने की? ये कहकर इसने मेरे गिरबान को पकड़ लिया था और मैं छोटी सी लड़की के चेहरे पर छाया हुआ गुस्सा देख रहा था और इसका ये गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। इसका ये रवैया देखकर मैं जी चाह रहा था कि एक दफा फिर बताऊं कि जो तुमने मेरा देखा है मैं इससे ज्यादा खतरनाक हूँ, क्योंकि मैंने शरीर बहुत ज्यादा पड़ा था। मुझे खुद से खौफ महसूस होता था। इस वजह से मैंने शादी अब तक नहीं की थी, लेकिन उसको देख देख कर मुझे गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से मैं कमरे से बाहर चला गया था। जब तक वो हॉस्पिटल रही इसके पास दादी और मुलाजमा रही थी। इसके बाद मैं हॉस्पिटल ही नहीं गया था। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई, दादी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। दादी कहने लगी, देखो गाजियान, मैंने तुम्हें पहले पोता पोतियों के लिए कहा था, लेकिन जो कदम इस बच्ची ने उठाया मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा ऐसा कोई कदम उठाए। इस वजह से तुम्हें यही कहूंगी कि खबरदार जो दोबारा तुमने इसके करीब जाने की कोशिश की
मैंने कहा दादी मैं इंसान हूँ और वो मेरी बीवी है, मैं आपको इतना हक नहीं देता कि हम दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में आप बोलें। या आप ये मुझे बताएं कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं। पहले ये आपकी बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। दादी मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी, मुझे कहने लगी गाजन तुम ये किस अंदाज में मुझसे बात कर रही हो? आज से पहले तो तुमने मुझसे कभी इस अंदाज में बात नहीं की। मैंने कहा दादी आपने पहले कभी ऐसा कदम उठाने के लिए ही नहीं था। मुझे बोला था आपने इसकी हालत नहीं देखी थी। जो सुबह के वक्त मैंने इसकी हालत देखी थी, जिस हालत में वो बेड पर पड़ी हुई थी, जो इसके चेहरे पे अजियत और तकलीफ चाहिए हुई थी जो इसके चेहरे पे अजियत और तकलीफ चाहिए हुई थी। दादी वो सब कुछ मैंने देखा था, मैंने बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दादी ने कहा ठीक है तुम अब इसके करीब नहीं जाओगे। मैंने कहा ये आप मुझे बताएं कि मुझे कब इसके करीब जाना है कब नहीं। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ चुका था। सामने ही वो बेड पर सो रही थी, इसी बेड पर सोई पड़ी थी मेरे ही कमरे में। न जाने कैसे उसे इस जगह पर इतनी सुकून की नींद आ चुकी थी। हालांकि उसे दोबारा तो यहाँ पर खौफ महसूस होना चाहिए था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो कदमों की आहट सुनकर उसकी फौरन से आगे खुल गई। वो अपना दुपट्टा अपने ऊपर लेने लगी जब मैंने उसके हाथ छुड़ाकर इसका दुपट्टा साइड पे किया और कहा हमसे कैसी पर्दादारी। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में कहने लगी देखो गाजियान खुदा के लिए मुझसे दूर रहो। मैंने कहा देखो हाजा मुझे तो एक रात में ही तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो चुकी है। तुम मेरी बीवी हो और तुमसे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये आपकी सोच है कि मैं बूढ़े आदमी को अपने वजूद के साथ खेलने दूंगी। मैं कोई इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि एक ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ जिसका मेरे साथ कोई जोड़ ही नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम मेरे साथ मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाओगी। वो कहने लगी अपनी मोहब्बत अपने पास रखिए, मुझे आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए। वो नफरत पड़ी निगाहों से मेरे चेहरे की तरफ देखती हुई बोल रही थी। मैंने कहा इस कदर नफरत अच्छी नहीं है। ये कहकर मैंने उसके बाजू से पकड़ के अपने करीब किया और इसके चेहरे को अपने हाथों से उसके प्याले में भर के इसकी गाल सहलाने लगा और कहने लगा बुढ़े घटिया आदमी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। इसके लहजे में इस कदर जहर था। पहले तो मैं बच्ची समझ के इसकी बातें इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। इसका बार बार मुझे बूढ़ा कहना ये सब कुछ मुझे जहर लग रहा था। अगले ही लम्हे मैंने उसके बालों को अपने हाथों में दबोच लिया और कहा कि अब तुम मुझे इस बूढ़े आदमी को बर्दाश्त करोगे? क्या इतनी हिम्मत है कि इस बूढ़े आदमी की शिद्दत बर्दाश्त कर पाओ? मेरा ये कहना था कि उसने एकदम से मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया और गुस्से में कहने लगी मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना जो मैं तुम्हारा हर जुल्म और बर्दाश्त करती रहूंगी। मैंने सिर्फ दादी की लाज रखी है और तुम जैसे बूढ़े के साथ शादी अभी इसकी बात है थोड़ी ही थी जब मैंने सरदार तमाचा इसके मुंह पे सेट किया। अगले एक लम्हे के लिए तो वो साकत हो चुकी थी। इसके बाद इसने फौरन ही मेरे गाल पर अपने नाखून काट दिया और कहने लगी तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की, मुझ पर हाथ उठाने की। इसकी ये हरकत देख बड़े तन बदन में आग लग चुकी थी। मैंने कहा पागल हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, इस अंदाज में मेरे करीब आने की। मेरा ये कहना था। वो कहने लगी मैं ऐसे ही बात करूंगी, इस अंदाज में ही करीब आऊंगी। क्या कर सकते हो तुम? ज्यादा से ज्यादा मेरे वजूद को रोन दोगे तो रोन लो। इसका ये कहना था कि मैंने कहा तुम अभी जानती नहीं हो कि मैं चीज क्या हूँ। तुम जैसे बूढ़े आदमी तो और कुछ भी नहीं कर सकते जिनके दरमियान सारी जिंदगी की हवस पाई जाती हो। जैसे ही कोई लड़की अंदर मिलती है अपनी सारी हवस उससे पूरी करते हैं। इसका ये कहना था कि मुझे और ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो किस तरह की मेरे बारे में बातें करी नहीं थी कि वो इस तरह की घटिया सोच मेरे बारे में रखती थी। इसकी बातों ने तो मजीद मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। मैंने कहा देखो अगर तुमने दोबारा से ऐसी बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहने लगी मैं यही कहूंगी तुम जैसे बूढ़े मर्दों के अंदर हवस पाई जाती है, जैसे ही कम उम्र मासूम बच्चों को देखते हो तो तुम लोगों के अंदर का जानवर जाग जाता है। इसका ये कहना था कि मैंने उसके बालों से दबोच लिया। मैंने कहा देखो हाजरा तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। मैंने एक एक लफ्ज को चबाते हुए कहा था, लेकिन इसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। न जाने क्यों मेरे अंदर इस कदर जुनून पैदा हो चुका था कि मैं इसकी आंखों में अपने लिए खौफ देखना चाहता था। मैंने इससे पीछे की तरफ धक्का दिया और कहा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं हूँ क्या। ये कहकर मैंने उसके करीब होने लगा। वो नफी में सर हिलाती हुई कहने लगी मेरे पास मत आना, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कर क्या सकती हूँ। बूढ़े आदमी न जाने क्यों मुझे बूढ़ा बूढ़ा कह रही थी, न जाने मुझे बुरा कहकर साबित क्या करना चाहती थी। लेकिन अगले ही लम्हे में इसके ऊपर छुपा ही था कि जब उसने रोना शुरू कर दिया अब मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी मुझे माफ कर दें प्लीज, मेरे पास मत आइएगा। इसके बार बार बदलते हुए रवैये देखकर मुझे वो पागल लड़की लग रही थी, लेकिन मैं इसके करीब होता जा रहा था। अब इसकी आंखों में मुझे देखकर खौफ जाने लग गया था। बढ़ती हुई कहने लगी प्लीज मेरे करीब मत आओ, लेकिन अब मैं कहाँ इसकी बात सुनने वाला था। मैंने अचानक ही उसे बाजू से पकड़ के अपने हसार में जकड़ लिया था। वो अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। किस्मत सारी ही थी, इसकी सिसकियां गूंज रही थी। वो सिसकियों के साथ रह जा रही थी। कहने लगी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, लेकिन इसके आंसू देखकर मुझे भी कुछ हुआ था, लेकिन अपने उसे बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं था। जिस लहजे में जिस सवाल में वो मेरे साथ बात करती थी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अचानक मैं इसके करीब जाता था, वो खामोशी से बर्दाश्त कर लेती थी, कोई जिद्दोजहद नहीं करती थी। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था दादी जान की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। बार बार मैं इनको हॉस्पिटल चला जाता था।
और दादी जान ने मेरे साथ एक ही जिद लगाई थी कि उन्हें पोता पोतियाँ चाहिए। मैंने कहा दादी जान देखें कि मैं पोते पोतियाँ कहाँ से लाऊं, ये सब कुछ मेरे बस में तो नहीं है। अभी इन्हीं में सब में मसरूफ़ था। आज भी मुझे ऑफिस आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी कि मैं दादी जान के पास पहले चला गया। दादी जान कहने लगी हाजरा पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा उदास और परेशान घूम रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हुआ है, तुम्हें कुछ मालूम है? मैंने कहा नहीं दादी जान, आपको तो पता है ना, वो है ही ऐसी, ना मुझसे ठीक से बात करती है, ना आपसे पता नहीं कैसी लड़की है। दादी कहने लगी जाओ कमरे में जाकर देखो, आज भी दिन भर वो रो रही थी, पता नहीं उसे क्या हुआ है। मैं जब कमरे में गया तो वो कमरे के दरमियान बेहोश हुई पड़ी थी। मैंने जल्दी से उसे अपने बाजू के हसार में उठाया और लाकर उसे बेड पर लेटाया। इसकी गाल थपथपाने लगी, बार बार उसे पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, आंखें खोलो हिजर, तुमने ठीक तो होना। लेकिन वो आंखें खोल नहीं रही थी। मैं दादी जान को बुलाकर कमरे में लाया। दादी जान कहने लगी देखो मुझे इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, तो मुझसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। दादी की बात सुनकर मैंने इस हाथ में सर हिलाया और थोड़ी ही देर बाद उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। डॉक्टर से चेकअप करने के बाद कहने लगे कि प्रेग्नेंट। डॉक्टर की बात सुनकर फिर साख्ते मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई, लेकिन वो बेहोशी की हालत में थी। जैसे ही उसे होश आई तो वो गुस्से में मुझे कहने लगी कि मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, बल्कि तुम जैसे अंकल के साथ तो मैं रह भी नहीं सकती। प्लीज मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में इसकी तरफ देखा। खबरदार जो तुमने मुझे अंकल दिया, बड़ा कहने लगी, कोशिश की वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगी अंकल को अब अंकल नहीं बोलूंगी तो और क्या कहूँगी। इसका ये कहना था। मैंने बगैर चीज़ की परवाह किए उसे हॉस्पिटल में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अचानक मैंने उसके बालों से दबोच के रखना चेहरा इसके चेहरे के करीब किया। मेरी सांसों की तपिश इसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो आंखें बंद के जब्त की इंतहा पर थी। मैंने कहा अगली दफ़ा मुझे बूढ़ा कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम्हें अब मुझे ही बर्दाश्त करना होगा, चाहे मैं बूढ़ा हूँ जैसा भी हूँ। अब तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो चुका हूँ, तुम्हें मुझे ही बर्दाश्त करना होगा। ये कहकर मैं उसे घर लेकर आ चुका था। मैं खुश होते हुए दादी को बताने लगा कि अब आपके पोता पोतियाँ आने वाले हैं। ये सुनकर तो दादी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, हाजरा के सदके उतार रही थी, इसकी पेशानी पर बोसे दे रही थी। लेकिन वो रोती हुई दादी से दूर हुई, कहने लगी आपने मुझ पर पहले ही बहुत बड़ा जुल्म किया है। देखिए मैं ऐसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। दादी ये बहुत जालिम है, प्लीज़ दादी मुझे इसे तलाक लेनी है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। ये कहना था कि दादी ने 14 तमाचे इसके मुँह पर रसीद किया। वह होंको की तरह दादी की तरफ देखने लगी। दादी कहने लगी आज तो तूने ये सब बात कर दी है, खबरदार से तुमने दोबारा ऐसी बात कहने लगी, कोशिश भी की वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। जिस अंदाज में कहा वो तो हैरत से दादी की तरफ देख रही थी। पहले मैं उसे थप्पड़ लगा चुका था, अब दादी ने भी उसे थप्पड़ लगा लिया था। वो आंखों में आंसू लिए कमरे की तरफ चली गई थी। दादी कहने लगी उसे इसकी औकात में रखना चाहिए था, ज़्यादा मैंने उससे इज्जत दे दी, इस वजह से ये वैसे ही बिगड़ रही है। तुम्हें पता है ये हमारे गांव की एक लड़की थी, वफादार मुलाजिम की बेटी थी, यतीम हो गई थी तो इस वजह से मैं उसे यहाँ पर लेकर आ गई थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था यूँ अपनी औकात दिखाएगी। मैंने कि दादी की तरफ से कहा अच्छा दादी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। कहने लगी मैं कब से देख रही हूँ ये तुम्हारी तजलील पर तजलील किए जा रही है, तुम्हारी बेइज्जती किए जा रही है। देखो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पोते को कोई ऐसा बोले मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा दादी जान देखें वो भी तो अपनी जगह ठीक है, मैं कहाँ 40 साल का हूँ और वो 20 साल की है, मेरी नज़र में तो वो बच्ची ही है ना, और मुझे अंकल ही तो बोलेगी ना, और क्या बोलेगी। दादी जान कहने लगी देखो तुम 40 की हो, माना कि तुम मेरे सौतेले पोते हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे बहुत ज़्यादा अजीज हो, तुम मुझे बिल्कुल अपने सगे बेटे के बेटे लगते हो। इस वजह से ही मेरी इस कदर ख्वाहिश थी कि मैं मरने से पहले तुम्हारे बच्चे बच्चियाँ देख लूँ, और मुझे तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी इस कदर अजीज़ नहीं है। मैं दादी की तरफ देखने लग गया। मैंने कहा अच्छा दादी जान ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन इसके वही हालात थे। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसने एकदम से मेरे गिरबान से पकड़ लिया और कहने लगी घटिया इंसान, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालो, तुम्हें अभी तक इतनी भी गैरत नहीं आई, मैंने तुम्हें इतना कुछ कह दिया तो इसके बावजूद तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है, निकालो मुझे अपनी ज़िंदगी से। ना मुझे तुम्हारी औलाद पैदा करनी, ना मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में गलती हो गई जो मैंने तुम जैसे इंसान से शादी कर ली। मुझे तो लग रहा था कि पैसा होगा, दौलत होगी, ऐश भरी ज़िंदगी होगी तो मैं खुश रहूंगी, लेकिन जब मैंने पहली दफ़ा आपको देखा तो आपको देखते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस बूढ़े आदमी के साथ दादी जान मेरी शादी करना चाहती थी। इस बूढ़े के साथ तो शादी करने से अच्छा था मैं किसी गरीब लेकिन हसीन इंसान के साथ शादी कर लेती। मैंने उसकी तरफ देखा था, वो अपने अंदर का सैर होकर कर रही थी और मैं खामोशी से सोने जा रहा था। मैंने कहा बस हो गया मसीह, तुम कुछ कहना चाहती हो। वह कहने लगी मैं बहुत ही ढीठ इंसान हूँ। तो मैंने कहा बस क्या कहना है, कभी करूर नहीं किया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी मैं कभी भी तुम्हारे बच्चे को पैदा नहीं करूंगी, बल्कि मैं उसे दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दूंगी। इसका यह कहना था मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी। मैं 40 साल का
हो चुका था, मुझे औलाद की ख्वाहिश होने लगी थी। इसके साथ शादी करने के बाद मेरा भी जी चाह रहा था काश कि मेरी औलाद होती तो मेरे बच्चे होते, लेकिन जब खुदा इस नेमत से महरूम करना चाहती थी, मैंने एकदम से गुस्से में इसके जबड़े को दबोच लिया और कहा कि हाजरा देखो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन खबरदार जो तुमने मेरी औलाद के साथ कुछ करने की कोशिश की या उसे ख़त्म करने की कोशिश की। वो कहने लगी क्यों, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मगर इस बच्चे को इस दुनिया में ना आने दूँ। तो मैं एकदम से पीछे हो गया था, मैं इसके सामने हाथ से उड़ा दी और कहा हाजरा, खुदा के लिए कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जो मेरे लिए अजियत है, तकलीफ का बास बने। मैंने ज़िंदगी में कभी इस औरत पे इतना भरोसा नहीं किया जितना तुम पर किया है। तुम्हें अपनी बीवी बनाए, अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, तुम्हें इज्जत दी। वो हंसी हुई कहने लगी ये इज्जत नहीं होती, सिर्फ तुमने अपने अंदर की हवस पूरी की है। इसका ये कहना था। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत हवस लगती है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, ना मैं तुम्हें अपनी कोई सफाई पेश करूंगा। बस मुझे मेरी औलाद दे देना, इसके बाद यहाँ से चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसके बाद जो कुछ मांगोगी वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। वो कहने लगी तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं बच्चे पैदा करके इन तुम्हारे हाथों बेच दूँ? मैंने कहा जब ये बच्चे ही मेरे हैं तो इनका तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैंने ख़त्म करना चाहती हूँ, तो बदले में मुझे तुम्हें कीमत तो अदा करनी होगी ना, कि तुम ये बच्चा मुझे पैदा करके दो। और इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, कहने लगी कि मैंने तुम जैसे इंसान नहीं देखा। मैंने कहा हाँ, मैं नीच और घटिया इंसान हूँ, मैं औलाद के लिए खुदगर्ज हो रहा हूँ क्योंकि मुझे औलाद की ख्वाहिश हुई है। मुझे एहसास हुआ कि एक मर्द की ज़िंदगी में औरत किस कदर अहम होती है। शायद आज तक मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ था। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी, मैं जानता था कि अभी वो कुछ तल्ख बोलेगी और इसने वही किया था, अपने अंदर के राज निकालती रही, लेकिन मैं अब खामोश हो चुका था। मैं मजीद इसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देना चाहता था। वो बोलती जा रही थी लेकिन बस मैं खामोशी से सुनता रहा था। ये न जाने 9 महीने इसने कैसे लड़ झगड़ के गुजारे थे और आखिर वो दिन भी आ गया था जब इसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और दोनों मेरे बेटे थे। उन्हें देखते ही मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। जब मैंने अपने दोनों बेटों को देखा तो मैंने सीने से लगा लिया था, मेरी आंखों में नरमी तैर रही थी। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगा, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरी भी औलाद होगी, लेकिन मैं इन बच्चों को देखते मेरे दिल को कुछ होने लग गया। मेरे आंखों में से आंसू बहने लग गए। मुझे डाउन है तो इस बात का आ रहा था क्योंकि इन 9 महीनों के दौरान मैं अपनी दादी को खो चुका था, जिनकी ख्वाहिश थी कि वो मेरे बच्चों को देखे, अपनी गोद में खिलाए। हमेशा से वो मुझे यही कहती आई थी और इनकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। आज इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, लेकिन आज वो नहीं थी। मैं बहुत शिद्दत से रोए जा रहा था जब पास सोई हुई आंखों की आंख खुल चुकी थी, आज वो नहीं थी। मैं बहुत शिद्दत से रोए जा रहा था जब पास सोई हुई आंखों की आंख खुल चुकी थी। वो मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रही थी, आज वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने कहा हाजरा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से जाना चाहती हो तो तुम एक बेटा रख लो, अगर तुम्हें चाहिए तो। वीना, मैं अपने दोनों बेटे खुद पाल सकता हूँ क्योंकि तुम्हें अब तलाक चाहिए ना। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी, इसकी आंखों में मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो कहने लगी मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों, इरादा बदल गया है क्या? वो कहने लगी मैं कभी भी अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती आसियान। मैंने 9 माह अपने साथ महसूस किया, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि एक माँ क्या होती है। माँ तो कभी भी अपने बच्चों को काजर नहीं छोड़ सकती, औलाद के लिए तो माँ कुछ भी कर सकती है, तो मैं आपके साथ क्यों नहीं कबूल कर सकती? मैंने कहा मतलब तुम मेरे साथ इस वजह से कबूल कर रही हो क्योंकि तुम्हें औलाद के साथ रहना है। अगर तुम्हें मैं बहुत लगता हो तो तुम मौत को भी अपने साथ लेकर जा सकती हो, मुझसे दूर जा सकती हो, मैं तुम्हें इनका खर्चा देता रहूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं ज़बरदस्ती तुम पर मुसल्लत नहीं होना चाहता, तो मेरी ज़िंदगी से जा सकती हो। वो रोते हुए कहने लगी यूँ जाओ, जब मुझे आपसे मोहब्बत हुई है तो आप चाहते कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊँ? नहीं गाज़र, मुझे इस चीज़ को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला इस उम्र में कितना बड़ा या कितना छोटा, बल्कि ये देखना चाहिए कि वह इसकी कितनी इज्जत करता है, उसे कितनी मोहब्बत देता है। इनमें जितना आपने मेरा ख्याल रखा, जितनी आपने मुझे इज्जत दी, मुझे मोहब्बत दी, इन सब का एहसान कर्ज में कभी सारी ज़िंदगी भी नहीं उतार सकती। मैं कुछ भी नहीं थी। आपके साथ शादी करने से पहले मैं वहाँ 2 टके के लोगों की हवेलियों में काम करती थी। लोगों की कठिया निगाहें अपने वजूद पर बर्दाश्त करती थी। हवेलियों के मालिक मुझे अजीब निगाहों से देखते थे और आपकी दादी ने मुझ पर रहम किया, मुझे इस हवेली में जगह दी। इनकी ख्वाहिश थी कि इनके पोता पोतियाँ हों, बस उन्होंने एक यही ख्वाहिश की थी। आज तक उन्होंने मज़ीद मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया था। उन्होंने हमेशा मुझे इस घर की मालिका नहीं समझा था, लेकिन शायद ये सब कुछ मैं नहीं समझ पाई थी। मैंने हमेशा यही देखा था कि मैं आपसे 20 साल छोटी हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन शायद मैं गलत थी। इसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो डरते हुए बोले जा रही थी और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए कहा कि मैं कभी भी तुमसे तुम्हारे माजी के बारे में कुछ भी नहीं पूछना चाहता। बस मुझे इतना मालूम कि दादी ने एक खूबसूरत हसीन पाकीज़ा से लड़की को मैं निकाह में दिया और मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। जो अच्छा नहीं लगा था, एक छोटी उम्र की लड़की के साथ मेरी शादी हुई। मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन जब तुम्हें देखा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। माना कि मैंने बहुत कुछ तलब किया, तुम्हारे लहजे तुम्हारे साथ इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे शादी के अगले दिन ही मालूम हुआ था कि तुम बहुत हसास लड़की हो। जब मैंने सिर्फ तुम्हारे करीब आने की धमकी दी थी, तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। हालांकि सेहत में तुम्हारे करीब नहीं आया था, इसके बावजूद तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया था। मुझे इस चीज़ ने बहुत अजियत और तकलीफ दी थी। वो हंसते हुए कहने लगी वो मेरा बचपना था, अब तो माशाल्लाह से मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी हूँ।
वो अपना फर्जी काला चढ़ाते हुए बोले जा रही थी और मैं मुस्कुराते हुए इसके चेहरे की तरफ देखने लग गया। इस चीज़ का मुझे जल्दी अंदाज़ा हो चुका था कि वो लड़की जैसे ही मुझसे मोहब्बत करने लग गई थी मेरी ज़िंदगी बहुत हसीन हो चुकी थी। मुझे अंदाज़ा हुआ था खुदा ने एक औरत को एक मर्द के लिए क्यों पैदा किया होता है, क्योंकि वो सुकून का ज़रिया होती है और इसकी मोहब्बत ने मुझे